आज के इस सेशन में हम बजट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बजट 2024-2025 कि व्हाट इज बजट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बजट क्या एक फाइनेंशियल प्लान है। इन कह सकते हैं कि इसमें हम इनकम या हमारा जो एक्सपेंस है किसके लिए, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। जैसे यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक पीरियड मतलब क्या है, फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक साल के लिए जो हम एक स्पेसिफिक इनकम या एक्सपेंस का एक प्लान जो बनाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे बजट कहते हैं। इसको डिटेल में हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 112 के अंदर इसे मेंशन किया गया है और इसमें क्या कहा है कि ये स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही समझ रहे हैं कि ये क्या है कि एक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या हमारे गवर्नमेंट का एक प्लान है। ठीक है, क्या एक प्लान है, किसका, एक ईयरली प्लान है जिसके अंदर ये लोग हमें स्टेटमेंट देंगे। किसका, एस्टिमेट, मतलब एक एस्टिमेट स्टेटमेंट होगा कि कितना रिसीव करना है और कितना इनको एक्सपेंडिचर करना है। अब अगेन सेकेंड चीज यहाँ पे हमें ध्यान में रखनी है वो ये कि जो टर्म बजट है, ये जो टर्म है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बजट कौन प्रिपेयर करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो आती है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, टू प्रिपेयरिंग द यूनियन बजट। ठीक है, अब इस साल हम देखते हैं कि हमारे 2 बजट निकले हैं। ठीक है, अभी जो हाल ही में हमने बजट अभी इस वीक में जो हमारा बजट आया है उसे हमने फाइनल बजट कहा है, पर इससे पहले हमारा 1 जनवरी 2024 में एक बजट आया था जिसे हमने क्या कहा था, इंटरिम बजट। तो ये इंटरिम बजट क्या होता है कि इसके अंदर भी गवर्नमेंट अपने जो भी एक्सपेंसेस हैं उसी की बात करता है, पर ये कब तक, ये इलेक्शन तक का जो टाइम होता है उसके अंटिल द इलेक्शन, मीन्स इलेक्शन आने तक या इलेक्शन होने तक जो बजट पास किया जाता है उसी को हम इंटरिम बजट कहते हैं। तो इस साल हमारा इंटरिम बजट क्यों पास हुआ, क्योंकि ये जो ईयर था 2024 ये जनरल इलेक्शन ईयर हमारा था। हम सबको पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने ये अगेन री इलेक्ट हुए हैं और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की ओथ भी ली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो इंटरिम बजट मैंने वर्ड यहाँ पे जो यूज किया है इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप नहीं है। ये प्रोविजन जो है कौन सा, इंटरिम बजट का, ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो ये पार्लियामेंट जो है पास करता है वोट ऑन अकाउंट थ्रू द इंटरिम बजट, जिसके अंदर क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं गवर्नमेंट टू ऑब्टेन पार्लियामेंट्री अप्रूवल किसके लिए, फॉर इसेंशियल गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो किस तरीके की स्पेंडिंग की बात होगी इसमें, सैलरीज एंड द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस की। बजट है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो पार्ट ए होगा और एक दूसरा हमारा पार्ट बी। पार्ट ए जो है ये बात करेगा मैक्रो इकोनॉमिक सेक्शन की, और पार्ट बी के अंदर हम इन्वॉल्व करेंगे हमारा फाइनेंस बिल या डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, या इन शॉर्ट पार्ट बी में हम मनी से रिलेटेड बात करेंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक में इसके अंदर हम बात करेंगे हमारे ऑलमोस्ट स्कीम्स एंड हमारी प्रायोरिटीज की। पार्ट ए मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक सेक्शन। तो इस साल में पार्ट ए के अंदर 9 प्रायोरिटीज, मतलब 9 बजट प्रायोरिटीज रखी गई है। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्टिविटी एंड रिजाइलेंस इन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, अर्बन डेवलपमेंट, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, एनर्जी सिक्योरिटी एंड द नेक्स्ट जनरल रिफॉर्म्स एंड ऑल। इन 9 जो ये प्रायोरिटीज हैं इनको हम 1 बाय 1 डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। अब इस तरीके का पेज मैंने जहां से भी लिया है उसके सोर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। जैसे कि ये वाला जो है ये मैंने कहाँ से, नेटवर्क 18 से लिया है, यहाँ पे भी ये चीज मेंशन है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है प्रोडक्टिविटी एंड रिजाइलेंस इन एग्रीकल्चर। इसके लिए इस साल के बजट में मीन्स एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ को अनाउंस किया है। ठीक है, तो इसमें जो पहला हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर रिसर्च। ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर रिसर्च मीन्स इस एग्रीकल्चरल रिसर्च को क्या किया है इन्होंने, सेटअप किया है ताकि रेज हो सके हमारी प्रोडक्टिविटी, अंदर डेवलप हो सके क्लाइमेट रिजाइलेंट वैरायटी। इसी साल या इसी समय हमने रिलीज की है न्यू वेराइटीज, जिसके अंदर कितनी न्यू वेराइटीज, 109 न्यू वेराइटीज को हमने रिलीज किया है। ये जो 109 न्यू वेराइटी है ये क्या है, हाई यील्डिंग है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये क्लाइमेट रिजाइलेंट वेराइटीज भी है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी रिलीज किया है ताकि फार्मर्स को कल्टीवेशन में हेल्प हो सके।
अभी थर्ड की यदि बात करें तो आत्मनिर्भरता, हमें किसमें आत्मनिर्भरता लानी है, हमारे ऑयल सीड प्रोडक्शन में। तो कौन से सीड्स को हम यहाँ पे ऑयल सीड के अंदर रख रहे हैं, जैसे कि मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सिसम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। देखो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, मीन्स ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये चीज पता होना जरूरी है कि इस साल के बजट में हमें आत्मनिर्भरता हमने किसमें लाने की कोशिश करेंगे, ऑयल सीड के अंदर। पर कौन से ऑयल सीड, जो कि मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सिसम, सोयाबीन एंड द सनफ्लावर। इसके अलावा नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी भी लाई गई है, जो कि एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली होगी, या ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा किसका, कोऑपरेटिव सेक्टर का। हम सबको पता है कोऑपरेटिव सेक्टर का यदि एग्जांपल दे तो हम मदर डेयरी का एग्जांपल दे सकते हैं, या अमूल का भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी को भी रखा है। ठीक है, वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन, तो इसमें हम प्रमोशन करेंगे एफएओ, कोऑपरेटिव्स एंड स्टार्टअप्स, किसके लिए, वेजिटेबल सप्लाई चेन फॉर द कलेक्शन, स्टोरेज एंड मार्केटिंग। सेकेंड प्रायोरिटी है हमारी एम्प्लॉयमेंट एंड द स्किलिंग। एबीसी, ये जो 3 स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम है। स्कीम ए है, ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए है। फर्स्ट टाइमर्स इन द सेंस कि वो पर्सन जो रजिस्टर्ड कर रहा है किसके अंदर, ईपीएफओ के अंदर। ठीक है, तो ऐसे बंदे को क्या होगा, 1 मंथ सैलरी मीन्स अप्रोक्सीमेटली 15,000 तक की इसको मंथली सैलरी मिलेगी, किसके, 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर। पर ये जो पर्सन होगा, जो ये फर्स्ट टाइम अचीवर होगा, या यू कह सकते हैं कि इस पर्सन को 1 मंथ वेज, मतलब नॉट ओनली द पर्टिकुलर पर्सन, ऑल पर्सन, पर कौन से जो न्यूली रजिस्टर्ड होंगे या एंटर होंगे किसके अंदर, ऑल फॉर्मल सेक्टर्स के अंदर। तो यहाँ पे सैलरी का एक इन्होंने क्राइटेरिया भी रखा है इस स्कीम ए के अंदर, तो वो सैलरी अप टू 1 लाख पर मंथ के अंदर रखी गई है। पर इसमें इंस्टॉलमेंट की यदि बात कर रही हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट ये वर्ड यूज किया है, तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। 1 मंथ सैलरी कितना, अप टू कितना कहा मैंने यहाँ पे, 15,000 के आसपास कहा, पर ये कितने इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर इसको दिया जाएगा। सेकेंड, यहाँ पे हम बात करेंगे स्कीम बी की। ये स्कीम बी किसके लिए, मोस्टली इन द मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे रखी गई है, कि जॉब क्रिएशन इन द मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ये लिंक क्या होगा, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसमें भी वही है, पर इसमें इन्होंने क्लियरली कहा है फर्स्ट टाइमर्स, पर यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग, तो भाई जॉब क्रिएशन मतलब इसके अंदर हम फर्स्ट टाइमर्स को भी रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइमर्स को भी इस स्कीम बी के अंदर रखेंगे। पर मोस्टली ये चीज ध्यान रखना कि ये जो स्कीम है, स्कीम बी, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही है। इसमें जो इंसेंटिव मिलेगा, इंसेंटिव ये दोनों को मिलेगा, मींस पर्सनल को भी मिलेगा और द एम्प्लॉयर्स को भी मिलेगा। ये इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इंसेंटिव एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर इन दोनों को मिलेगा। पर ये टोटल कहाँ पे, ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन के ऊपर इनका बेस होगा। पर ये कितने, फर्स्ट 4 इयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्कीम सी की। ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा किसको, एम्प्लॉयर्स को। स्कीम सी ये सपोर्ट किसको कर रही है, एम्प्लॉयर्स को। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रहा है, रीइंबर्स कर रहा है 3,000 पर मंथ फॉर द 2 इयर्स क्लोजर टू द ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन फॉर एवरी एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये कवर क्या कर रहा है, मोस्टली एडिशनल एम्प्लॉयमेंट विद इन अ सैलरी ऑफ 1 लाख पर मंथ इन ऑल सेक्टर। यहाँ पे चीज ध्यान देना है, ये कोई पर्टिकुलर सेक्टर की नहीं बात कर रहा है, ऑल सेक्टर की ही बात कर रहा है। और जो न्यू एम्प्लॉय होगा इसके अंदर, उसे जरूरी नहीं होगा कि भाई वो मतलब जो एंट्री इसमें स्कीम सी में ले रहा है वो ईपीएफओ के थ्रू ही उसको लेना है। ठीक है, तो यही है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें और भी 2 है, जो स्किलिंग डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे तो ये मैंने एम्प्लॉयमेंट के लिए ही ये तीनों स्कीम रखी थी, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव, ये एबीसी, और दूसरे जो 2 स्कीम है जिसको हम 4th एंड 5th स्कीम कहेंगे, वो इस स्किलिंग के अंदर रखी गई है। तो उसे यहाँ पे मेंशन नहीं किया, मैं बस ओरली बताने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि एक न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लाई गई है, जिसमें 20 लाख यूथ 5 साल के लिए उनको क्या किया जाएगा, स्किल मींस ट्रेनिंग दिया जाएगा। एंड इसके अलावा अचीव किया जाएगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब टारगेट है 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, ताकि उनको अपग्रेड किया जाए, या हाँ उनको क्या यहाँ पे हमें अपग्रेड करना है। एंड 5th स्कीम की यदि बात करें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम होगी। इसके अंदर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड द सोशल जस्टिस। इसमें देखो पहला ही मैंने क्या कहा है, पूर्वोदया, विकास भी, विरासत भी। अब पूर्वोदया मीन्स क्या, पूर्व मीन्स क्या होगा हमारा, ईस्टर्न मीन्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, मीन्स ईस्टर्न साइड के जो स्टेट है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश,
इनके इनको इन स्टेट में हमें क्या करना है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को क्या करना है, जनरेट करना है, ताकि उनका क्या हो सके, विकास हो सके। और अपार्ट फ्रॉम दैट इनको हमें अटेंड करना है विकसित भारत के साथ में, से विकसित भारत के अंदर ही इनको रखा गया है। और पे हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। देखो जनजातीय वर्ड आने के बाद एक चीज ध्यान रखना कि हम ट्राइबल कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये जो स्कीम है ये कौन से, इस 2024 के बजट में हमने रखी है, ठीक है। ये क्या करेगी, इनके ये जो ट्राइबल कम्युनिटी इनका सोशियो इकोनॉमिक जो है उनमें कंडीशन में इंप्रूवमेंट लाने के लिए हमने ये स्कीम यहाँ पे लाई है। और इसके अंदर हम ट्राइबल मेजोरिटी जो विलेजेस होंगे उनको कवर करेंगे। और एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट पर यहाँ पे कवर कितने विलेजेस होंगे, 63,000 विलेजेस। आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, हम इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें भी मैंने कहा था कि आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है जिसको हम क्या अमरावती कहते हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए हमने बजट में फाइनेंशियल सपोर्ट कितना 15,000 करोड़ का दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें हमारा टारगेट है कि ये पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है, जो कि आंध्र प्रदेश का है, उसको कंप्लीट करना। अपार्ट फ्रॉम दैट इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे हमें डेवलप करने हैं, जैसे वाटरवेज, पावर, रेलवे एंड ऑल। तो ये 2-3 प्लेस दिए, जैसे कुपारती नोड जो कि कहाँ पे, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ओरवाकल नोड जो हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में है, ठीक है। तो ये चीजें हम किसके अंदर हमने यहाँ पे देखी, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड द सोशल जस्टिस। चौथी प्रायोरिटी की बात करें तो वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विसेज, ठीक है। किसकी बात कर रही हूँ मैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। इसके अंदर क्रेडिट गारंटी स्कीम्स एमएसएमई के लिए स्टार्ट की है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर क्रेडिट गारंटी स्कीम। इसके अलावा न्यू असेसमेंट मॉडल किसके लिए, अगेन एमएसएमई क्रेडिट के लिए लाया गया है। इनहांस किया स्कोप फॉर द मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग इन ट्रेड्स। तो यहाँ पे जो है ना टर्नओवर थ्रेशोल्ड जो था बायर्स फॉर मैंडेटरी बोर्डिंग पहले कितने की थी, 500 करोड़ की थी। अब इसको क्या किया इन्होंने, रिड्यूस करके कितने तक लाया, 250 करोड़ के आसपास लाया है। MSME यूनिट फॉर द फूड इरेडिएशन एंड द क्वालिटी एंड द सेफ्टी टेस्टिंग। MSME यूनिट्स किसके लिए, फॉर द फूड एंड इरेडिएशन, इसका क्वालिटी एंड द सेफ्टी टेस्टिंग, इस तरीके के यूनिट्स बनाएंगे। मुद्रा लोन की यदि बात करें, हम सबको पता है मुद्रा लोन, पर इस मुद्रा लोन के अंदर जो तरुण कैटेगरी थी ना, इसी तरुण कैटेगरी को इनहांस किया है। पहले तरुण कैटेगरी कितना 10 लाख में थी, अब इसको इनहांस करके कितने में लाया हमने, 20 लाख में लाया। और क्रेडिट सपोर्ट दिया है किसके लिए, MSME, किसके समय में, स्ट्रेस पीरियड के समय में। नेक्स्ट है अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट में जो फर्स्ट यहाँ पे मैंने रखा वो क्या है, PM आवास योजना, पर ये अर्बन 2.0। इसके अंदर एलोकेशन जो है अभी 2.2 लाख करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 years। और बिल्ड कितने होंगे, 1 करोड़ अफोर्डेबल हाउसेस फॉर द अर्बन पुअर एंड द मिडिल इनकम ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा यदि स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो यहाँ पे इनकरेज किया है स्टेट्स को मोस्टली कि जो स्टैम्प ड्यूटी है ना उसका जो प्राइस है वो क्या करो, लोअर कर दो, ठीक है। किसके ऊपर, जो प्रॉपर्टीज जो वीमेन परचेस कर रही है ना उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी है उसके प्राइस को इस बजट में क्या करने की कोशिश की है, लोअर। स्ट्रीट मार्केट, तो इसके अंदर हट्स जो है या जो स्ट्रीट फूड हब्स है, ठीक है, इनकी स्कीम मतलब 100 वीकली हार्ट्स अभी हमने इसमें डेवलप किए हैं। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की यदि बात करें तो ये डेवलपमेंट ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान 14 लार्ज सिटीज में लाया गया है। और ये वो सिटीज होंगी जिसका पॉपुलेशन अबाउट 30 लाख होगा। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट में हम क्या कह सकते हैं कि भाई सप्लाई, वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एंड ऑल, उसके बारे में अर्बन डेवलपमेंट के अंदर बात की है। 6 प्रायोरिटी की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी। इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्मॉल एंड द मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर, क्योंकि हमें क्या करना है कि एनर्जी सिक्योरिटी हमें लानी है। तो इस सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट क्या है, पार्टनर बनाया किसके साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ, ठीक है। इसने क्या किया कि सेट किया है सेटिंग ऑफ द भारत स्मॉल रिएक्टर, सबसे पहले सेटिंग ऑफ द भारत स्मॉल रिएक्टर, दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड द नई टेक्नोलॉजीज जो है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए वो भी इसमें डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एनर्जी ऑडिट, देखो एनर्जी बना रहे पर ऑडिट की बहुत जरूरत होती है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट
फॉर शिफ्टिंग, जैसे कि जो भी माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज है ना, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री को कहाँ से, यहाँ से शिफ्ट होके क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी बनने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट इस ऑडिट के अंदर किया जाएगा। फैसिलिटेट किया जाएगा इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट 60 क्लस्टर में, नेक्स्ट फेज एक्सपांड 100 क्लस्टर तक होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट पम्प स्टोरेज पॉलिसी लाई गई है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टोरेज करना, फैसिलिटेट करना, स्मूथ इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रोइंग शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। एंड द लास्ट वन इज द AUSC थर्मल पावर प्लांट, जॉइंट वेंचर है किसके बीच में, NTPC एंड भेल के बीच में, और ये दोनों मिलके क्या कर रहे, सेटअप कर रहे फुल स्केल 800 मेगावाट कमर्शियल प्लांट। ठीक है, तो ये हमारी प्रायोरिटी होगा किसके अंदर, एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि बात करें, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर में सेंट्रल मतलब 3 तरीके से यहाँ पे एलोकेट किया गया है फंड। पहला यदि मैं बात करूँ किसका, सेंट्रल, तो सेंट्रल ने यहाँ पे कितना 3.4% ऑफ GDP जो है इन्वेस्ट किया है किसके अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। यदि स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो इसने भी 1.5 लाख करोड़ के आसपास पर ये लॉन्ग टर्म लोन लिया है इसने, और ये इंटरेस्ट फ्री लोन होगा किसके लिए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो सके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइवेट सेक्टर मींस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और ये किसके थ्रू करेंगे, प्राइवेट सेक्टर थ्रू वायबिलिटी गैप फंडिंग के। ठीक है, तो अब ये जो आपको 3 चीजें समझ में आई, तो ये हमें समझ में आ गया कि ये किस चीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। ऑफकोर्स है रेलवे, रोडवे, अर्बन ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट्स, वाटरवेज, ब्रॉडबैंड एक्सपांशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल पेमेंट। इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पहला हम बात करें वो क्या है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड। अगेन आई रिपीट, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड, ये क्या है, बेसिक रिसर्च फंड है। बेसिक, ये बेसिक फंड है किसके लिए, रिसर्च के लिए यहाँ पे हमने दिया है, या डेवलपमेंट के लिए दिया है। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, और किसके अंदर, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड के लिए। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च को या इनोवेशन को जो कमर्शियली स्केल के है, फाइनेंसिंग 1 लाख करोड़ तक होगा। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च के लिए भी दिया है। एंड स्पेस इकोनॉमी में भी हमने 1000 करोड़ के आसपास क्या है, कैपिटल फंड सेटअप किया, क्योंकि इसके अंदर हमारा टारगेट क्या है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में हमें जो आज की हमारी स्पेस इकोनॉमी है उसको 5 टाइम्स क्या करना है, बढ़ाना है। तो ये वाला भी एक हमारा इस बजट में रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन में प्रायोरिटी है। 9th नंबर की नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। ठीक है, इस प्रायोरिटी को मैं 2 तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। एक तो आपका आएगा रूरल अर्बन एंड द लैंड रिलेटेड एक्शन। ठीक है, रूरल अर्बन एंड लैंड रिलेटेड एक्शन। एंड दूसरा जो हम बात करेंगे वो होगा हमारा कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड एक्शन, कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप। अब कैपिटल एंटरप्रेन्योर में क्या करूंगी मैं, कैपिटल एंटरप्रेन्योर में FDI एंड द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की बात होगी। तो इन्होंने क्या किया है, FDI एंड ओवरसीज को सिंप्लीफाइड किया है, सिंप्लीफाई कर दिया है इस प्रोसेस को, ताकि अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, यहाँ पे फॉर्म हो सके हमारे कंट्री में। और FDI की भी यदि हम बात करें तो इनको फैसिलिटेट हो सके, मीन सिंप्लीफाइड हो गया तो FDI बढ़ेगा हमारा। और इसके अलावा इंडियन रुपीस को एज अ करेंसी हमें ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को ही हमने इस बजट में बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट हम किसकी बात करें, NPS वात्सल्य मीन्स द न्यू पेंशन स्कीम, बट किसका वात्सल्य, तो ये क्या है, कंट्रीब्यूशन किसका, पेरेंट्स का उसके माइनर की तरफ कह सकते हैं, या गार्जियन का उसके माइनर की तरफ। तो ये वाला भी एक नया स्कीम यहाँ पे हमने NPS वात्सल्य इस बजट में रखा है। एंड यहाँ पे हम बात करें NPS स्कीम की जो इस बजट में हमारा रखा गया है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इस स्कीम के अंदर हम रिलेवेंट इशू प्रोटेक्ट करेंगे कॉमन सिटीजन्स को, और फिजिकल प्रूडेंस जो भी है उसे क्या करेंगे, हम मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट रूरल एंड अर्बन लैंड रिलेटेड एक्शन में देखो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर बनाया है, जिसको हम भू आधार कहते हैं। जिनके भी पास लैंड होगी उनके पास अब ये नंबर होगा। इसके अलावा सर्वे होगा उनका, मैप ऑफ सब डिवीजन एज अ पार्ट ऑफ करंट ओनरशिप, जो भी करंट ओनरशिप है ना उनका मतलब उसमें सर्वे होगा। इनका जो लिंकेज है, लिंकेज टू द फार्मर रजिस्ट्रीज मीन्स रजिस्ट्रीज अब मैंडेटरी होगी, या लैंड रिकॉर्ड्स अर्बन की यदि हम बात करें तो डिजिटाइज होगा GIS मैपिंग के थ्रू, डिजिटाइजेशन ऑफ द कैडेस्ट्रल मैप एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लैंड रजिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे हमने हमारा पार्ट ए को क्या किया है, कंप्लीट किया है। इसके अंदर जो 9 प्रायोरिटीज थी वो कंप्लीट किया है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे पार्ट बी की। पार्ट बी में हम 2 तरीके से, पार्ट बी को मैंने 2 तरीके से रखा है। एक तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स की बात की और यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स। जो पहला वीडियो मैंने रिलीज किया था उसके अंदर हमने डायरेक्ट टैक्स मीन्स इसके बेनिफिट तीनों के हमने बहुत अच्छे से देखे, न्यू टैक्स रिजिम को सिंप्लीफाई करना, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल गेन। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट टैक्स की ही बात करते हैं कि इसके अंदर जो चेंजेस हुए हैं
और उसके बेनिफिट किसे मिले। जैसे कि पहले इन्होंने एग्जेम्प्ट किए 3 कैंसर मेडिसिन को, किसमें से, कस्टम ड्यूटी से। तो ऑफकोर्स है अब मेडिसिन क्या होगी हमारे लिए, एफोर्डेबल होगी। इसके अलावा रिड्यूस किया बेसिक कस्टम ड्यूटी, किसको, बेसिक कस्टम ड्यूटी टू 15%, किसके ऊपर, मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबी एंड चार्जर के ऊपर। तो इसका सीधा बेनिफिट किसे होगा, मोबाइल इंडस्ट्रीज को। तो बेसिक जो भी कस्टम ड्यूटी थी 15% यहाँ पे क्या की, रिड्यूस की। अपार्ट फ्रॉम दैट गोल्ड एंड सिल्वर पे भी 6% जो कस्टम ड्यूटी थी उसको रिड्यूस किया है, और प्लैटिनम पे भी 6.4। तो अब क्या होगा कि गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, और डोमेस्टिक वैल्यू भी इसकी क्या होगी, अब इंक्रीज होगी। इसके अगेन हमने रिड्यूस किया है कस्टम ड्यूटी को बेसिक, और किसके ऊपर, श्रिम्प्स एंड द फिश फीड, कितना, 5% में। तो ऑफकोर्स सब इनहांस होगा कॉम्पिटिटिवनेस इन द मरीन एक्सपोर्ट। देन एग्जेम्प्ट किया है मोर कैपिटल गुड्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड सोलर सेल एंड पैनल। तो इससे सपोर्ट एनर्जी ट्रांजिशन। फुल्ली एग्जेम्प्ट कस्टम ड्यूटी ऑन द 25 क्रिटिकल मिनरल्स। तो इससे क्या होगा, हमारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।